जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संसद के पीठासीन अधिकारी और ख़ास तौर पर इस वीडियो में हम लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है उसके कर्तव्य, उनकी भूमिकाएं, इनका निर्वाचन कैसे होता है, इसके विषय में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, आजकल जो एग्ज़ाम पैटर्न हो गया है उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी कि जो ऐसा सेक्शन या ऐसा हिस्सा जिस पर अब तक एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं बनाता था या ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता था, उस हिस्से पर एग्जामिनर टटोल रहा है और वहाँ पर क्वेश्चन बना रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जो आज का वीडियो है ये वैसा ही पोर्शन है, वैसा ही सिलेबस का हिस्सा है जिस पर अक्सर वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब एग्जामिनर उसमें डिटेल से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं और डिटेल से इसको पढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष साथियों, हमारी जो लोकसभा है उसका एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा की कार्यप्रणाली, उसके नियम और लोकसभा की जो प्रक्रिया है और लोकसभा का जो कार्य करने का तरीका है वो सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए एक अध्यक्ष पद नियुक्त किया जाता है और उसकी भूमिका होती है कि जो संसदीय प्रणाली है लोकसभा की वो बेहतरीन तरीके से या सुचारू रूप से कार्य कर सके। ठीक है, ध्यान रखना है साथियों, पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए नई लोकसभा का गठन हुआ और जो उस लोकसभा की पहली बैठक होगी, ठीक है साथियों, उसमें हमारे जो राष्ट्रपति जी उसकी अध्यक्षता करेंगे उस बैठक की, और उस बैठक में राष्ट्रपति जी प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करवा देते हैं या किसी एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति वरिष्ठ व्यक्ति होता है लोकसभा में, बार बार लगातार चुनाव जीत के आ रहा होता है और उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति जी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं। और इस प्रोटेम स्पीकर का ये कार्य होता है कि अध्यक्ष का चुनाव करवाया जाए। तो ध्यान रखना, पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से, इसका मतलब ये है साथियों कि लोकसभा में जो सदस्य निर्वाचित होके आ चुके हैं, अब इन लोगों में से ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। बाहर से किसी व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता है, ये नियम है। यानी कि जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होके आए हैं, ये सदस्य खुद में से ही एक अपना अध्यक्ष निर्वाचित कर लेंगे, मतलब ये है। ठीक है साथियों, तो पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों में से इसका चुनाव होता है। राष्ट्रपति जी लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण करते हैं, यानी कि हमारे राष्ट्रपति जी ये तय करते हैं कि किस डेट को लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख है। ठीक है, वो डेट फिक्स करेंगे। ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर की निगरानी में ये पूरा चुनाव संपन्न होता है। कुल मिलाकर प्रोटेम स्पीकर का कार्य ही ये होता है कि लोकसभा जो अध्यक्ष है उसके चुनाव को संचालित किया जाए। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखना साथियों, ये जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है नई लोकसभा की बैठक तक पद पर बना रहता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये साथियों। जैसे जब तक जैसे मान लीजिए साथियों, नई लोकसभा, पुरानी लोकसभा है उसका वो विघटित हो गई। अगर पुरानी लोकसभा विघटित हो गई, ठीक है, चूंकि लोकसभा का अध्यक्ष उस सदन का ही सदस्य था, उसी लोकसभा का सदस्य था, लेकिन लोकसभा के विघटन के साथ साथ इसका जो पद है वो पद समाप्त नहीं होता है। इस लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है, जो नई लोकसभा बन जाती है उसकी जो पहली बैठक होती है, ठीक है, जिस दिन पहली बैठक होगी स्वतः ही खुद ब खुद जो पुराना लोकसभा अध्यक्ष है उसका पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं समझाना बस इतना चाह रहा हूं कि लोकसभा के विघटित होने से लोकसभा अध्यक्ष के पद पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नई लोकसभा की जब पहली बैठक होती है तब तक ये अपने पद तक बना रहता है और इस पहली बैठक में ही राष्ट्रपति जी किसी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं और उसका कार्य होता है, कर्तव्य होता है कि नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करना। तो ध्यान रखना है ये बातें कि लोकसभा अगर विघटित हो गई है तो लोकसभा अध्यक्ष का पद समाप्त नहीं होता है। ठीक है,
5 वर्ष से सामान्यतः जो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष से पहले भी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, पहला प्रोविज़न ये है कि अगर वो सदन का सदस्य ही नहीं रहता है, मान लीजिए कोई उस पर क्रिमिनल मुकदमा चल रहा था और उस मुकदमे का निर्णय आ गया और उसमें उसे 10 साल की सजा हो गई, तो ये हमारे संविधान में है, हमारी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ये प्रावधान है कि ऐसा व्यक्ति सदन का सदस्य ही नहीं रह सकता। अब अगर वो सदन का सदस्य नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर किसी कारणवश वो उपाध्यक्ष को संबोधित अपना त्यागपत्र दे दे, ठीक है, उसके निजी कारण हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, पारिवारिक कोई समस्या हो सकती है, उसके लिए लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देगा और ये त्यागपत्र किसे देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। ध्यान रखना है साथियों। इसके अलावा लोकसभा में पारित संकल्प द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। ध्यान रखना है साथियों, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से लोकसभा एक संकल्प पारित करके हटा सकती है लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से। ठीक है, और ये जो पारित संकल्प है ना, ये तात्कालिक सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है, तात्कालिक सदस्यों का विशेष बहुमत मतलब उपस्थित और जो वोट देने वाले हैं उनका 2/3, कम से कम 2/3 इस पारित संकल्प के पक्ष में वोटिंग करे। ठीक है, और साथियों यहाँ इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ये तात्कालिक सदस्यों का विशेष बहुमत है, विशेष बहुमत नहीं है। ठीक है, यहाँ उपस्थित व वोट देने वालों का 2/3 का तो समर्थन चाहिए, लेकिन ये 2/3 जरूरी नहीं है कि जो क्लियर मेजॉरिटी 272 है उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। तात्कालिक सदस्यों का विशेष बहुमत, इस शब्द को आप याद रखिएगा साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। ये विशेष बहुमत से अलग होता है। ठीक है, क्योंकि विशेष बहुमत में 272 की बाध्यता यानी कि क्लियर जो टोटल मेजॉरिटी होती है उसकी बाध्यता अनिवार्य होती है, बाध्यकारी होती है। तात्कालिक विशेष बहुमत में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। उपस्थित जितने सदस्य हैं और उनमें से जिन्होंने वोट दे दिया है वो कम से कम 2/3 वोटिंग कर दें। ठीक है, एक और मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूं इसी में। वैसे लोकसभा जो अध्यक्ष है, जब उसके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जाता है, संकल्प लाया जाता है, तो उसे वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन अगर पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़े हुए हैं, उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष वोट नहीं देगा। वैसे लोकसभा अध्यक्ष वोट देगा, ठीक है, उसे इस पारित संकल्प में अपना वोट देने का अधिकार है, लेकिन अगर बराबर वोट पड़ रहे हैं पक्ष और विपक्ष में तो निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है लोकसभा अध्यक्ष को, जबकि उसे उसके पद से हटाए जाने के लिए एक संकल्प लाया जा रहा है लोकसभा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है तीसरा पॉइंट, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी क्या भूमिका है, इसके क्या कर्तव्य हैं। ठीक है, सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए नियम व विधि का निर्वहन करता है। ध्यान रखना है कि सदन को सुचारू रूप से चलाने की जो निर्णायक जिम्मेदारी होती है या सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है। कहने का मतलब ये है, इसका ये दायित्व होता है कि कोरम सुनिश्चित हो, क्योंकि अगर कोरम सुनिश्चित नहीं हो रहा है तो सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है सभापति को। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी हो जाती है लोकसभा अध्यक्ष की कि वो कोरम सुनिश्चित करे, और कोरम कुल सदस्यों का 1/10 होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, कम से कम 1/10 सदस्य चाहिए। जैसे कि लोकसभा में 545 सदस्य हैं, तो कोरम इसका लोकसभा के लिए क्या होगा, इसका 1/10 कर दीजिए, 54.5, यानी कि लगभग 55 सांसद चाहिए ही चाहिए लोकसभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए। अगर 55 से कम सांसद हैं, 54 सांसद हैं, 53 सांसद हैं,
तो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं इस आधार पर कि कोरम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए कोरम को पूरा करने का दायित्व या जिम्मेदारी भी लोकसभा अध्यक्ष की होती है और कोरम उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है, ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा पूछ लिया गया है कि लोकसभा के लिए कोरम कितना है, राज्यसभा के लिए कोरम कितना है। ठीक है, सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है, ठीक है, परंतु बराबरी की स्थिति में मत देता है। ध्यान रखना है कि मान लीजिए किसी विधेयक को लेकर वोटिंग हुई लोकसभा में और उस विधेयक के पक्ष में और विपक्ष में बराबर वोट हुए, ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देकर उस विधेयक के भविष्य को तय करते हैं। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में वो वोट नहीं देते हैं, वो निर्णायक मत ही देंगे, सामान्य स्थिति में वो वोट नहीं देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। इन दोनों में अंतर समझना है कि जब लोकसभा में कोई पारित संकल्प है जो तात्कालिक सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, अगर वहां पर साथियों वहां पर ये वोट देने के अधिकारी, वहां पर ये स्थितियां अलग हैं और यहां पर ये निर्णायक मत देंगे। ध्यान रखना है साथियों, जो पारित संकल्प है, पारित संकल्प वाली स्थिति में वो मत दे, अगर उसके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ एक संकल्प लाया जा रहा है उसे उसके पद से हटाने के लिए, तो वो वोट देंगे। लेकिन अगर पक्ष और विपक्ष में दोनों में बराबर वोट है तो उस स्थिति में वो निर्णायक मत नहीं देंगे। लेकिन जब किसी विधेयक का भविष्य तय हो रहा है तो सामान्य स्थिति में वो वोट नहीं देंगे, लेकिन निर्णायक मत देंगे। जब पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़ गए हैं तब वो निर्णायक मत देकर उस विधेयक का भविष्य तय करेंगे। दोनों में अंतर है। पारित संकल्प में वो सामान्यतः वोट देंगे लेकिन बराबरी की स्थिति में वोट नहीं देंगे, और यहां विधेयक के संबंध में सामान्य स्थिति में वो मत नहीं देते हैं लेकिन बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, दोनों को आप अंतर समझिएगा। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, किसी विधेयक को लेकर अगर लोकसभा में और राज्यसभा में मतैक्य नहीं है, मत भिन्नता है, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति जी संयुक्त बैठक बुलाते हैं और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? हमारे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ध्यान रखना है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, राज्यसभा के सभापति नहीं करते हैं। ठीक है, एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन तय करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष तय करता है और उसका जो निर्णय होता है इसमें अंतिम होता है, अंतिम होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास पूरी ताकत है, राज्यसभा के पास नगण्य या नाम मात्र की शक्तियां हैं धन विधेयक के संबंध में। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्धारण भी लोकसभा कर रही है, और लोकसभा में कौन व्यक्ति करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, और उसका निर्णय अंतिम होता है, कोई और निर्णय नहीं देगा। इस बात को आप समझिए, बहुत महत्वपूर्ण ये शक्ति है लोकसभा अध्यक्ष की। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष किसी सदस्य की निर्हता के प्रश्न का निपटारा करता है। मैंने कल बताया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत लोकसभा का कोई सदस्य सदन की सदस्यता के अयोग्य है या नहीं है, इस प्रश्न पर कौन फैसला देगा? इस प्रश्न पर फैसला लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में ये राज्यसभा के सभापति देते हैं। ध्यान रखना है, अध्यक्ष और सभापति की बात हो रही है, उपाध्यक्ष और उपसभापति की बात नहीं हो रही है। यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ पर
दोनों सदनों के अध्यक्ष ही फैसला लेंगे, इसीलिए लोकसभा के अध्यक्ष निर्णय लेंगे कि सदस्य ने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वरीयता सूची देख लीजिए साथियों। इसको वैसे वरीयता सूची को मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो। ये जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समतुल्य हैं वरीयता सूची में, और 7वें स्थान पर उन्हें रखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर से भी ऊंचा पद होता है लोकसभा अध्यक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, और वरीयता सूची में 7वें स्थान पर है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष का वरीयता सूची में स्थान कौन सा है। पहला स्थान वरीयता सूची में राष्ट्रपति जी, दूसरा उपराष्ट्रपति जी, तीसरा हमारे प्रधानमंत्री जी। ध्यान रखना है, ऐसे वरीयता क्रम पूरा मैं बनाऊंगा शॉर्ट वीडियोस पे, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 7वें स्थान पर वरीयता क्रम में आते हैं। वर्तमान में जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं, और 18वीं लोकसभा है, और वो 17वें लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, और उन्होंने 26 जून 2024 को दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा 26 जून 2024 को, क्योंकि 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का परिणाम आया था, और ये प्रक्रिया के तहत 26 जून को उन्होंने शपथ ली थी। ध्यान रखना है, 17वें लोकसभा अध्यक्ष हैं। हमारी लोकसभा 18वीं है, उससे एक पिछले अध्यक्ष हैं, एक कम अध्यक्ष है 17वें, क्योंकि 16वें और 17वें लगातार यही अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे साथियों वो जीवी मावलंकर जी थे। ठीक है, 1946 से लेकर 1956 तक वो इस पद पर रहे थे, मतलब स्वतंत्रता से पहले भी और स्वतंत्रता के बाद 1956 तक। ठीक है, हमारी जो संविधान सभा थी साथियों, उसने न केवल संविधान निर्माण वाली एक सभा के तौर पर कार्य किया था, बल्कि उसने संसद का कार्य भी किया था। जब वो संसद के तौर पर कार्य कर रही थी, तब उसके अध्यक्ष कौन बनते थे? जीवी मावलंकर जी बनते थे। और जब वो संविधान निर्मात्री सभा के तौर पर कार्य करती थी, तब उसके अध्यक्ष कौन बनते थे? हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी। ध्यान रखना है, दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक और महत्वपूर्ण पद होता है लोकसभा में, लोकसभा उपाध्यक्ष का। ठीक है, अध्यक्ष के समान लोकसभा अध्यक्षों में से चुना जाता है। ध्यान रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों के बीच में से चुना जाता है, ठीक उसी तरीके से लोकसभा उपाध्यक्ष भी उन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है, उन्हीं के मध्य में से चुना जाता है। अध्यक्ष के समान नई लोकसभा की बैठक तक पद पर बना रहता है। बिल्कुल वही लोकसभा अध्यक्ष, और लोकसभा अध्यक्ष का पद लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त नहीं होता है। नई जो लोकसभा की बैठक है, उस बैठक से एक दिन पहले तक ये पद अपने पद पर बने रहते हैं और कार्यभार देखते रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, ये जो उपाध्यक्ष का पद है, ये लोकसभा अध्यक्ष के अधीनस्थ पद नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्य में सहयोग करता है। अगर मान लीजिए अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है, और इस स्थिति में वो अध्यक्ष की शक्तियों का निर्वहन करता है। अगर मान लीजिए अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? उपाध्यक्ष करेंगे। उस स्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, या अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। उपाध्यक्ष भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ध्यान रखना है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उपाध्यक्ष अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं होता है। वर्तमान में उपाध्यक्ष का पद 2019 से खाली है। बहुत महत्वपूर्ण ये सूचना है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया गया कि वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है, तो ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। पहले जो लोकसभा उपाध्यक्ष थे वो अनंत सायानाम अयंगर जी थे। ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों चीजें आप याद रखिए इसको। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। और इनका जो कार्यकाल था वो 1952 से लेकर 1900
56 तक था, ठीक है। और ये आज़ाद भारत के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।